जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूपी टेट लेवल 1 यानी कि 1 से 5 के लिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के टॉप 40 क्वेश्चंस आज के सेशन के माध्यम से करवाएंगे। आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस इसलिए शामिल किए गए हैं, आप सभी को पता है पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल करवाऊंगा ताकि आपके हर एक सेशन में 10-10 क्वेश्चन नए तैयार होते चलें और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करते हुए चलें और ये क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। जिन भी क्वेश्चंस को आप लोग देखते हुए चलते हैं, यानी इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए। ये सभी क्वेश्चन आपके प्राइमरी लेवल के हैं। इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चंस, तो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को सेशन को एंड तक वॉच कर लेना है। सभी क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के रूप में कम से कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, उस अनुच्छेद का नाम आपको बता देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा, यानी अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक कीटनाशक का उत्पादक। आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानते भी होंगे क्योंकि ये ज़्यादातर आपके गाँव में भी देखने को मिल जाता है पेड़। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर नीम के साथ करिएगा। नीम जो होता है ये एक जैविक कीटनाशक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है। तो आपको बता देना, भूकंप की तीव्रता के मापने वाले यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके माध्यम से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं, और ये कब पारित किया गया, सन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद कर लेना है, ये 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको बता देना है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर दीजिएगा, ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये अपने असम राज्य में स्थित है। अगर ये आपसे पूछा जाए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद कर लेना ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी वजह से बन जाता है, तो सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन याद कर लेना है, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। दूध से दही बनाने में ये एक यही सूक्ष्म जीव है जो कि बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। हमारे वायुमंडल में 5 स्तर हैं टोटल, यानी कि 5 मंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनमें से सबसे, यानी कि हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला मंडल कौन रहेगा, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन रहेगा, तो आप सभी को पता होगा क्षोभ मंडल, यानी कि यहाँ पर क्षोभ मंडल जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सभी आपकी क्षोभ मंडल में होती है, जिसमें चाहे वो आपका वर्षा का होना हो, बादल का गरजना हो, पानी का बरसना हो, सब कुछ क्षोभ मंडल में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। सभी लोग 8 का करेक्ट आंसर करिए, किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 के साथ राइट आंसर करिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, यानी एक आपका स्थायी पूछा जाएगा और एक आपका अस्थायी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की संख्या भी पूछा जाता है। तो अस्थायी सदस्यों की बात किया जाए तो यहाँ पर 10 होंगे, स्थायी की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 होंगे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 5 के साथ करिएगा। यहीं से अस्थायी की बात किया जाए तो 10 याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अपने राजस्थान में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है, एक दिशा में होता, द्विदिशा में या बहुदिशीय चक्री। तो आपको याद कर लेना है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बता देना है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है सेकंड नंबर में। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए तो 0.03% आपकी CO2 की मात्रा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद कर लेना। अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे अधिक खारा है। तो अगर सबसे अधिक खारा यानी कि लवणीय सागर कौन सा है, करेक्ट आंसर आप लोग मृत सागर के साथ करिएगा, जिसको डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। अगर हिमानी द्वारा आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, तो 16 का करेक्ट आंसर आप लोग देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर 16 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिमानी के द्वारा हुआ है। किस आकार की, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अगर आपसे पूछा जाए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तब भी आपको सही करना है, और अगर केमिकल फार्मूला देकर पूछा जाए तब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ही लॉक कर देना है। क्वेश्चन में पूछ रहा, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि जल संवहन में इसमें किसका यूज किया जाता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो होता है ये पूरे पौधे में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। जाइलम की वजह से पौधों में जल को भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो आपको बताना है ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग उत्तर दिशा के साथ करिएगा, क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है ये हमें उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी उत्तर दिशा है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे इस सेशन की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मकर रेखा का मान क्या है। अगर मकर रेखा का मान आपसे पूछा जाए तो ये मान आपको बताना है। 20 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये 23.5 यानी कि 23 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में, इसको घबराई का मतलब यहाँ पर सेम ही वैल्यू आपकी दी गई है। यहाँ पर 0.5 दिया गया है, यानी कि 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5, इसीलिए यहाँ पर दशमलव में वैल्यू दी गई थी, याद कर लेना। किया जाए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला की जब भी बात किया जाए तो आप लोग अजमेर के साथ करिएगा, राजस्थान के अजमेर में लगता है, और स्पेशली ऊँटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल फसल की बात किया जाए कौन सी है, तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 22 का करेक्ट आंसर अगर आपसे देखा जाए तो यहाँ पर जेट्रोफा के साथ करिएगा। जेट्रोफा को हम लोग बायोडीजल फसल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है नेरी, यानी नेरी कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, ये नागपुर में है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है।
तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रत्येक, अगर 24 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए 22 मार्च के साथ करिए। इसको प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर गैस पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। किस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पूछा जाए तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए? 27 का करेक्ट आंसर आप लोग डेसिबल के साथ करिएगा। ऑप्शन बी डेसिबल हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीबी के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आपको हिंदी में डेसिबल लिखा हुआ दिख जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को हम लोग डेसिबल बोलते हैं। देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आयोडीन के साथ करिएगा। समुद्री शैवाल आयोडीन का मुख्य रूप से स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मीना माता रोग की बात किया जाए तो यहाँ पर या कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या सभी? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? तो या आप लोग यहाँ पर पारा मरकरी के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है? अगर 3R का उपयोग पूछा जाए पर्यावरण में क्यों किया जाता है, ताकि पर्यावरण में प्रदूषण कम से कम हो, यानी कि 3R को हम लोग क्यों यूज करते हैं? 3R का मीनिंग क्या होता है? तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन ए, यानी कि पहला आर आपका मतलब कि रिड्यूस, रिसाइकिल यानी रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम से कम इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का कम से कम यूज़ करना। और रिसाइकिल का मतलब है कि यूज़ किया है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, डिब्बे में आया और डिब्बे को आपने ऐसे फेंक दिया तो बाहर वो पॉल्यूशन फैलाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, कबाड़ी वगैरह को दे देंगे तो वो जा करके फैक्ट्री में जमा करता है, वो रिसाइकिल करके उसी से बन करके दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा, बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए असम के साथ कर दीजिएगा। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो 4 ऑप्शन आपको एजिटिस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कर्बी के साथ राइट आंसर करिएगा। स्कर्बी नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। विटामिन सी हमारे खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और रतौंधी की बात किया जाए, रतौंधी आपका जो होगा ये विटामिन ए की कमी से होगा, और बेरी बेरी जो होगा ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो यहाँ पर इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर किरण बेदी के साथ कर दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी ये रही हैं किरण बेदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आप लोग ये पिरामिड ऐसा बनाएंगे, यानी इस तरीके से बनेगा, और इसको हम लोग सीधा पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीधा पिरामिड आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हरे पौधे करिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि प्रकृति में जितने भी हरे पौधे हैं ये ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलती है, इस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिससे बिजली बनती है, जिसको हम लोग प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टेसू, जिसको हम लोग फ्लास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं बाकी आपका प्लास, यानी कि प्लास अगर आ गया तब तो आप सही कर लेंगे, अगर टेसू आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, प्लास का ही नाम टेसू दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो आपको बताना है सुनामी का मुख्य कारण क्या है, सुनामी मुख्य रूप से कैसे आती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 38 का करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप जब आता है उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो यानी कि समुद्र में भूकंप का आना यानी कि सुनामी का मुख्य कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने उत्तराखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायुदाब किस यंत्र के द्वारा हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन ए, ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुदाब बैरोमीटर के माध्यम से हम लोग दाबते हैं, जिसको वायुमंडलीय प्रेशर हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से टॉप 40 क्वेश्चंस को हमने करवाया। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन भी स्टूडेंट को मोर प्रैक्टिस और जिन भी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीन पर एक आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। वहाँ पर आपको एडिशनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 100 रुपीज़ में। कम से कम आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और इन अंतिम समय में आप लोग इन मॉक टेस्ट को ज़रूर बाई करिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।